हेलो बच्चों, कैसे हो। हम अजीत अमर आप लोग को फिजिक्स पढ़ाएंगे। फिजिक्स में आज हम लोग 12th स्टार्ट करते हैं। 12th का पहला यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी पूरा ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, और उसके बाद फिजिक्स का दूसरा पार्ट जो है 12th का, उसमें हम लोग पहला है ऑप्टिक्स और उसके बाद आता है आप लोग का मॉडर्न फिजिक्स। यानी कि पूरा फिजिक्स अगर 12th का हम लोग देखें तो टोटल 4 पार्ट है। तो उसमें से पहला जो 2 पार्ट है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, और जो दूसरा चैप्टर है ऑप्टिक्स वो इससे थोड़ा डिफरेंट है ना। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ोगे तो मैग्नेटिज्म आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, है ना। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग चार्ज का स्टडी करते हैं। तो फिर आप बोलेंगे चार्ज क्या होता है, तो हम लोग चार्ज का भी स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है। जैसे कि हम लोग ग्रेविटेशन में पूरा का पूरा मास के बारे में स्टडी किए थे। मास का अपना एक फील्ड होता था जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते थे। उसी तरह से यहाँ पे चार्ज है और चार्ज का अपना फील्ड होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना क्या है हमको? इलेक्ट्रिसिटी सिंपली हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग को चार्ज का स्टडी करना है। इसमें जो मेन फैक्टर है वो है आपका चार्ज। फिर चार्ज क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत 2 पार्ट आ जाते हैं। पहला पार्ट है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा पार्ट है आपको इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जिसको करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाता है। हाँ, हो सकता है तो आपको बता दें कि आप 10th क्लास में भी इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं था। तो वो था क्या? तो वो था करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोलेंगे। देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इसी को हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। चार्ज जब रेस्ट में होता है तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसमें लिख सकते हैं हम लोग चार्ज इन रेस्ट। और ये जो दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रोडायनामिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें चार्ज क्या होगा? तो चार्ज होगा मोशन में। तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे चार्ज इन मोशन। हालांकि चार्ज जब मोशन में रहता है तो उसी को हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में भी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। लेकिन अभी हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसमें चार्ज रेस्ट में हो, और दूसरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स जिसमें चार्ज मोशन में हो, इन दोनों को बारी बारी से स्टडी करेंगे। अब आप थोड़ा सा देख लें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत कितने सब यूनिट्स हैं। इसके अंतर्गत टोटल बोले तो 5 यूनिट्स है। सबसे पहला जो हम लोग को पढ़ना है वो है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ। दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा है गॉस थ्योरम। चौथा है पोटेंशियल, और जो 5वां है वो है आपका कैपेसिटर। ये 5 चैप्टर आप बारी बारी से पढ़ेंगे। सब अपने आप में इम्पोर्टेंट है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बड़ा यूनिट है ये, टोटल पढ़ने में हम लोग को हो सकता है 2 महीना लग जाए। टोटल मिला के इन सब का 20 से 22 लेक्चर हमको लगेगा, है ना। और दूसरा वाला पार्ट जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंतर्गत बेसिक हम लोग ओम्स लॉ सब पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे, है ना। देन इलेक्ट्रिसिटी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें इन सब चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम लोग को चार्ज के बारे में स्टडी करना है। चार्ज क्या होता है, चार्ज का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है,
क्या प्रॉपर्टी है, ये सब हम लोग को पढ़ना है। चार्ज का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, चलिए हम लोग समझते हैं इसको। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कोई बॉडी है? नहीं। तो ये फिर है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टी है। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि कोई आदमी है, अगर कोई आदमी है वो ईमानदार है, ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट क्या है? ऑनेस्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन, यानी उस आदमी का कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। ऐसा नहीं है कि कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑनेस्ट बोल दिए और ऑनेस्ट को बोल दिए कि चलो ये एक आदमी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो चार्ज है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, ये क्या है? ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स, किसका? तो किसी बॉडी का। अच्छा, तो जब ये कैरेक्टरिस्टिक्स है तो कैरेक्टरिस्टिक्स के आ जाने से वो अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करता है। तो चलिए कोई बॉडी ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि मान लीजिए ये कोई बॉडी है ना। तो ये बॉडी अभी चार्ज नहीं है, जब चार्ज होगा तो हम लोग समझ जाएंगे। कैसे समझेंगे? जब ये अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो चार्ज जब हो जाता है कोई बॉडी तो अपना इफेक्ट दिखाता है। कहने का मतलब जैसे मास होने से ग्रेविटेशनल फील्ड उसके चारों तरफ क्रिएट हो जाता है जो कि अनसीन होते हैं, उसी तरह से अगर चार्ज हो गया इसके चारों तरफ कौन सा फील्ड आएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फिर होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे समझेंगे? तो उसमें कोई दूसरा बॉडी आएगा तो उसको या तो अट्रैक्ट कर लेगा या फिर रिपेल कर देगा। तो ये सब हम लोग देखेंगे। जैसे कि मास, अर्थ में क्या होता है? अर्थ का अपना मास होता है। हम कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जैसे इसको फेंके नीचे आ गया, तो इसमें हम लोग समझते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड में है। किसका ग्रेविटेशनल फील्ड? तो अर्थ का, है ना। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर कोई दूसरा बॉडी आता है तो उसको क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है। उसी तरह चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अट्रैक्ट के साथ साथ यहाँ पे रिपेल भी करता है। तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो इतना तो हम लोग समझ गए कि चार्ज किसी बॉडी का नाम नहीं है। चार्ज क्या है? किसी बॉडी का प्रॉपर्टी होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जिसके आ जाने से वो या तो रिपेल करता है या फिर अट्रैक्ट करता है ना। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों तरफ सराउंडिंग में क्रिएट करता है। तो हम लोग इसका डेफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन कर लेते हैं, है ना। चार्ज इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बॉडी ड्यू टू which it creates electric field और मैग्नेटिक फील्ड। ये आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। अराउंड इट। चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। बहुत सारे बुक में कैपिटल Q लिया गया है और बहुत में छोटी सी Q लिया गया है, तो हम यहाँ पे स्मॉल q से डिनोट करेंगे इसको। तो चलिए ये Q है जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी बॉडी का, तो Q है। तो Q जब ये चार्ज है इसका मतलब इसके चारों तरफ एक फील्ड होगा। कौन सा फील्ड होगा? या तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या फिर मैग्नेटिक फील्ड होगा। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड। ये जब प्रॉपर्टी आ जाता है बॉडी में तो हमको समझ में आता है ना। तो इस तरह से हम लोग चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं। एक दूसरा भी तरीका है इसको डिफाइन करने का जो कि हम लोग केमिस्ट्री में अच्छी तरह से समझ पाते हैं। जैसे कि कोई बॉडी है, चलो कोई एलिमेंट की हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कोई एलिमेंट है, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग सोडियम है ना। सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर सबको पता है, बच्चा को पता होता है, 9th क्लास में सबको पता होता है जनरली, तो आप लोगों को तो पता होगा ही होगा। 11 इसका एटॉमिक नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है और प्रोटॉन का चार्ज
पॉजिटिव होता है, इसलिए अगर नेट चार्ज की बात करें तो वो 0 हो जाता है। इसलिए ये क्या होता है, ये होता है न्यूट्रल। क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है। ओके, कोई दिक्कत इसमें? चूंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों ही बराबर है, इसलिए क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन आप पढ़े होंगे कि अगर ये Na+ हो गया, Na+ हो गया, तो इसको हम लोग आयन बोलते हैं। कहने मतलब ये चार्ज हो गया। क्या हो गया, ये चार्ज हो गया। तो चलिए अब इसमें देख लेते हैं क्या है। तो जब Na+ हो गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें घट गया। क्या हो गया, घट गया। कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से एस्केप कर गया या ट्रांसफर कर दिया। लेकिन प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में होता है वो नहीं निकलता। तो यहाँ पे 10 यूनिट अगर माइनस लें और 11 यूनिट प्लस लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका +1, इसलिए ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। क्या हो गया, चार्ज हो गया। इसी तरह अगर हम लोग क्लोरीन की बात करें, Cl की, तो Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। 17 कहने का मतलब ये होता है कि इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन होता है। 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन्स। अगर इसका नेट चार्ज की बात करें तो वो 0 है। 0 कहने का मतलब ये भी क्या हो गया आपका, ये भी न्यूट्रल हो गया। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं Cl-। Cl- कहने का क्या मीनिंग होता है, Cl- कहने का मीनिंग होता है कि ये चार्ज हो गया, ये आयन है, निगेटिव आयन है, निगेटिव आयन है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इसमें अब 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, जबकि प्रोटॉन की संख्या अभी भी 17 है। इस तरह से अगर हम लोग -18 और +17 करें तो यहाँ पे आ जाएगा आपको -1। इसका मतलब ये चार्ज हो गया। क्या हो गया, ये चार्ज हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बेसिस पे हम लोग कैसे इसको डिसाइड कर पा रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है या फिर निगेटिव चार्ज है। बहुत सारी बात है। चार्ज में कितने तरह के चार्ज होते हैं, कैसे, इसका पुराना कहानी है बहुत सारा, वो कहानी आपको नहीं पढ़ना है हिस्ट्री, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा बीच में डिस्कस कर लेंगे, है ना। चलिए ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे हम लोग देखें कि ये पॉजिटिव चार्ज हो गया +1 और यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज हो गया -1। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। ये पॉजिटिव कब हुआ, जब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। कमी कहने का मतलब क्या होता है, डिफिशियंसी हो जाना। इसमें इलेक्ट्रॉन घट गया है और यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यहाँ पे एक्सेस हो गया है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाना यानी बढ़ जाना या फिर डिफिशियंट हो जाना यानी कि घट जाना, यही चार्ज कहलाता है, बोल सकते हैं। चलिए, तो इस बेसिस पर भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए तो लिखिए अनदर डेफिनेशन में लिख सकते हैं आप, charge is the characteristics of a body। ये तो आपको लिखना ही है, which shows excess or deficiency of इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है, इलेक्ट्रॉन का घट जाना या फिर बढ़ जाना, उसी को हम लोग चार्ज बोलेंगे। अगर बढ़ गया तो उसको हम लोग निगेटिव चार्ज बोलेंगे और अगर घट गया तो उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका हम लोग, जैसे कि Na+, ये क्या शो करता है, ये शो करता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और Cl- ये क्या शो करता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, घट गया। तो इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। तो दो डिफिनेशन हमने बताया चार्ज का। मेरे ख्याल से आप चार्ज को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब कोई बोलेगा क्या चार्ज कोई बॉडी है, नहीं। ये बॉडी है क्या, नहीं है, लेकिन बॉडी का होना जरूरी है।
बॉडी का होना जरूरी है। तो किसी भी बॉडी में ये एसोसिएटेड होता है, तो आप बोल सकते हैं कि चार्ज अगर आता है तो बॉडी होता है। जैसे कोई आदमी ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट को आप ला नहीं सकते हैं, ऑनेस्ट होने के लिए आदमी को आना जरूरी है। उसी तरह से चार्ज को लाने के लिए किसी न किसी बॉडी का जरूरी है। तो हम बोल सकते हैं कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ बॉडी। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं अगर चाहें, है ना। तो चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया, इसके बारे में हम लोग स्टडी कर लिए। अब हमको जो पढ़ना है आगे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी समझिए आप 11th में आप लोग पढ़े होंगे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं तो उसके हम लोग यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं, जिससे हम लोग उसको मापते हैं यानी मेजरमेंट करते हैं। तो इसका भी कुछ यूनिट होता है, अलग अलग तरह के यूनिट होते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगाइए यूनिट ऑफ चार्ज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट होते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज, चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, इसको याद ही रखना पड़ेगा बाबू आप लोग को। जैसे कि हम लोग डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, किलोमीटर होता है, इस हमको याद ही करना पड़ता है, इसका कोई तरीका नहीं होता है। तो यूनिट आपको याद ही करना पड़ेगा। तो 3 टर्म बताते हैं, SI यूनिट क्या होता है, CGS क्या होता है, प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है, इन सबको याद ही कर लेना बेटर होगा, आगे कभी दिक्कत नहीं होगी। अब बहुत ज़्यादा खास है भी नहीं। तो SI यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो होता है कूलम, इसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, कूलम, इसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है CGS यूनिट ऑफ चार्ज। तो CGS में 2 पार्ट है, एक है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ESU बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम है स्टेट कूलम, स्टेट कूलम। और एक साइंटिस्ट के नाम से भी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, वो है फ्रैंकलिन। ज़्यादातर हम लोग ESU का ही यूज करेंगे। और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU, तो ये दोनों होता है CGS यूनिट ऑफ चार्ज, और ये होता है कूलम आपका SI यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहने का मतलब ESU को आप स्टेट कूलम भी बोल सकते हैं, फ्रैंकलिन भी बोल सकते हैं। बेसिकली हम लोग को हर एक बुक में जनरली ESU नज़र आएगा, EMU का बहुत ही कम यूज होगा, लेकिन कहीं भी अगर होगा तो हम लोग उसको पढ़ेंगे, है ना। एक और यूनिट होता है, वो है प्रैक्टिकल यूनिट। क्या होता है, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज। इसको भी हम लोग देख लेते हैं, आगे डिस्कस कर लेंगे। प्रैक्टिकल यूनिट, इसमें भी 2 यूनिट होते हैं। एक होता है आपका एम्पियर आवर, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में AH बोल सकते हैं, और दूसरा होता है फराडे, जिसका शॉर्ट फॉर्म में F बोल सकते हैं। तो ये सारे यूनिट है जिसको कि आपको याद ही रखना पड़ेगा। फिर से हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम होता है, जिसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करेंगे। CGS यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU को ही स्टेट कूलम भी बोलते हैं और फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। चलिए, प्रैक्टिकल यूनिट जो कि हम लोग प्रैक्टिकल में लैब में यूज करेंगे, तो ये सब आएगा, आगे चल के पढ़िएगा, या फिर अभी भी लैब में होगा तो ये सब का यूज होता है। तो उसमें एक होता है एम्पियर आवर, जिसको AS से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा होता है फराडे, जिसको हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए, अच्छा एक चीज़ और, जैसे कि मीटर होता है, किलोमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, बहुत सारे यूनिट है डिफरेंट सिस्टम में। तो उसको रिलेट करने के लिए एक रिलेशन होता है। जैसे कि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो अगर आपको सेंटीमीटर दे दिया तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर लोगे। इसके लिए कुछ उसके बीच रिलेशन होता है, उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर SI यूनिट, CGS यूनिट और प्रैक्टिकल। जनरली हम लोग कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो SI सिस्टम को प्रीफर करते हैं। अगर कहीं CGS में दे दिया तो हम क्या करेंगे, उसको SI में कन्वर्ट कर लेंगे। तो SI में कन्वर्ट करने के लिए आपको रिलेशन पता होना चाहिए, तो उस रिलेशन को हम लिख देते हैं, आप याद रखेंगे।
सभी को याद ही रखना पड़ता है, हमने भी याद ही किया था। लिख लीजिए रिलेशन अमॉन्ग यूनिट। 1 कूलम में 3 × 10⁹ ESU होता है। 1 कूलम में 1/10 EMU होता है। 1 कूलम में 1/F होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में अगर बोलें तो 1 या फिर जनरली 1/10⁵ बोल सकते हैं, या इसी को हम लोग लगभग में 10⁻⁻5 फराडे बोल सकते हैं। एक बच गया आपका एम्पियर आवर, इतना एम्पियर आवर होता है। तो इन सबको आपको याद ही रखना है, लिख लीजिए। मिटा दें। अब इससे बेस्ट हम लोग कभी कभी कन्वर्जन कैसे करते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कभी CGS सिस्टम में दे दिया तो उसको हमको SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कभी मान लो प्रैक्टिकल में दे दिया तो भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम हमेशा किसको प्रीफर करेंगे? SI को। तो ये कन्वर्जन कैसे होता है तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चलिए, आपको हम थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप लोग अपने से कीजिए। पहला है 10⁻⁻5 ESU में कितना कूलम होता है। दूसरा है 5 × 10⁻⁻7 EMU में कितना कूलम होता है। और तीसरा है कि 3 × 10⁻⁻5 ESU में कितना EMU होता है। ये 3 क्वेश्चन दिए हैं। ये व्हाट इस क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे आपको आंसर लाना है। 2 मिनट आप कीजिए। आप लोग को जब भी हम क्वेश्चन दें तो आप लोग पॉज करके उसको बनाने का कोशिश कीजिए, फिर हम उसका सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला देखो क्या दिया हुआ है, 10⁻⁻5 ESU में कितना कूलम होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 3 × 10⁻9 लिख सकते हो आप। वी नो 3 × 10⁻9 ESU में कितना कूलम होता है, तो 1 कूलम होता है। कोई दिक्कत इसमें? ये हम जानते हैं। पलट दिए हैं क्योंकि हमको ESU को कूलम में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह से लिखें या इधर से इधर लिखे, बात बराबर है। इस तरह से 1 ESU में क्या हो जाएगा, यूनिटरी मेथड लगाओ। 3 × 10⁻9 ये नीचे आ जाएगा, इतना कूलम हो जाएगा। कोई दिक्कत? जब 1 ESU में इतना कूलम होता है तो कितना भी ESU ले लो, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तब हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए 10⁻⁻5 ESU में कितना कूलम होगा, तो 1/3 × 10⁻9 × 10⁻⁻5। इसको आप सॉल्व कर लो, इतना कूलम होगा। दिस इज आंसर। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है आपका कि 5 × 10⁻⁻7 EMU में कितना कूलम होता है। इसको देख लेते हैं हम लोग। तो चूंकि हम लोग जानते हैं 1/10 EMU में, एज वी नो 1/10 EMU में 1 कूलम होता है ना। 1/10 EMU में 1 कूलम होता है। इस तरह से अगर हम कहें कि 1 EMU में कितना कूलम होगा, तो आप बोलेंगे 10 कूलम। ठीक है, 1 EMU में
10 कूलम। आपको कितना बोला गया है 5 × 10⁻⁷ EMU में, तो इसलिए 5 × 10⁻⁷ EMU में कितना कूलम होगा, तो 10 × 5 × 10⁻⁷ कूलम होगा। कहने का मतलब 50 × 10⁻⁷ या फिर 5 × 10⁻⁶ कूलम, ये आपका आंसर हुआ। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ जो रिलेशन हमने याद किया उसी का यूज किया है ना। चलिए, एक बचा हुआ है, इसको आप लोग अपने से करेंगे और हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप उसका जवाब देंगे। चलिए, तो ये था आपका यूनिट ऑफ चार्ज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि कभी पूछा नहीं जाता है, आपको आना चाहिए, है ना। चलिए, तो हम लोग क्या सब पढ़ लिया अभी तक, चार्ज के बारे में, चार्ज क्या होता है, और उसके बाद पढ़े चार्ज का यूनिट क्या होता है। अब इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो है आपका इफेक्ट ऑफ चार्ज। क्या है वो, इफेक्ट ऑफ चार्ज। चार्ज का क्या सब इफेक्ट होता है। अभी हम लोग समझे कि चार्ज क्या होता है, तो चार्ज किसी बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अब उसका इफेक्ट क्या है, चार्ज अगर किसी बॉडी में आ गया, जैसे ये बॉडी है कोई, ये चार्ज हो गया, तो ये अपना इफेक्ट दिखाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि इसका क्या क्या इफेक्ट होता है। तो चार्ज का अलग अलग कंडीशन में अलग अलग इफेक्ट होता है। जैसे कि पहला, ऊपर में हेडिंग आप दे दीजिए, इफेक्ट ऑफ चार्ज। इफेक्ट ऑफ चार्ज सबसे पहला लिख लीजिए पहले, व्हेन चार्ज इज इन रेस्ट it produces only इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई चार्ज है वो रेस्ट में है, जैसे ये चार्ज है और इसको रेस्ट में रख दिया है, तो ये क्या करेगा, तो ये अपने चारों तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही करेगा। कब, जब ये रेस्ट में हो। तो हम यहाँ पे लिखे हैं कि व्हेन चार्ज इज इन रेस्ट इट प्रोड्यूसेज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा। अगर हम Q लिखे, और Q क्या है आपका चार्ज, और ये क्या है आपका रेस्ट में है, तो बोल सकते हैं इसके चारों तरफ जो ये फील्ड है जो कि अनसीन होता है, व्हिच इज इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब ये तो हो गया रेस्ट की बात। अब अगर मोशन में जाएगा तो मोशन में दो बातें होती हैं। मोशन में हम लोग पढ़े हैं 11th में, अपने 9th में भी पढ़ा होगा। या तो यूनिफॉर्म मोशन होता है जिसमें कि वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म होता है, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि वो एक्सीलरेटेड मोशन है। कैसा मोशन है, एक्सीलरेटेड मोशन। तो थोड़ा हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। मोशन में दो पार्ट्स होंगे, एक तो होगा कि मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और दूसरा होगा मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसको हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बारी बारी से, कब कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, है ना। तो सबसे पहले जब मूव कर रहा हो, लेकिन कैसे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और दूसरा मूव कर रहा हो कैसे, नॉन यूनिफॉर्म, दैट इज एक्सीलरेटेड, है ना। चलिए, तो दूसरा लिखिए, when charge is moving with uniform velocity, then it produces electric field as well as मैग्नेटिक फील्ड। तो हम समझ गए कि चार्ज जब मूव करेगा कैसे, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। करने का मतलब यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होगा, 0। तो आप लिख सकते हैं Q चार्ज का सिंबल है,
क्यों क्या है, चार्ज का सिंबल है। और इसके बगल में लिख सकते हैं a इक्वल टू 0, यानी कि एक्सेलरेशन नहीं है, ये मूव कर रहा है बट कैसे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो ये चारों तरफ कैसा फील्ड क्रिएट करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों ही फील्ड होगा। क्लियर हो गया कि अगर मोशन में होगा वो भी कैसा, तो एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, कैसा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है ही नहीं, एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है। अब जो तीसरा बचा वो है मूव तो कर रहा है बट कैसे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहने का मतलब है वहाँ पे एक्सेलरेशन है, क्या है, एक्सेलरेशन है। जैसे कोई बॉडी मूव करना शुरू किया, फर्स्ट पहला यूनिट उन्होंने 2 मीटर चला, दूसरा यूनिट उन्होंने 5 मीटर और तीसरा यूनिट उन्होंने 2 मीटर चला। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हर एक इंटरवल में इसका डिस्टेंस अलग अलग है, तो इसको नॉन यूनिफॉर्म, ऐसे आप 11th में इसको पढ़े होंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे हम लोग इसका डायरेक्ट यूज कर लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब वहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। तो फिर वहाँ क्या इफेक्ट होता है इसको हम लोग समझते हैं। तीसरा पार्ट है when charge is moving with non-uniform velocity, then it produces electric field, मैग्नेटिक फील्ड। ये तो यूनिफॉर्म मोशन में भी था, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, लेकिन इसके साथ साथ एक और भी है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में EMW बोलेंगे, आल्सो कर लीजिए, ये भी क्रिएट करेगा। यहाँ पे एक चीज़ हम लोग समझ लेते हैं, हमने इसको क्यों पढ़ाया है। यहाँ पे चार्ज का जो इफेक्ट होता है उसमें हम लोग रेस्ट का स्टडी किए, जो रेस्ट में होता है तो क्या होता है, फिर हम लोग यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है चार्ज, तो क्या, फिर नॉन यूनिफॉर्म के लिए इसका यूज कहाँ पे है। देखो बाबू, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तभी रेस्ट में, थोड़ा आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगे ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, मोशन में आ जाएगा, उसी का पार्ट हम लोग मैग्नेटिक में पढ़ेंगे। और जब पूरा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक पढ़ लेंगे, यानी कि रेस्ट और मोशन वाला पूरा पार्ट का हम लोग स्टडी कर लेंगे, तो उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का यूज होता है, इसलिए हम ये तीनों इफेक्ट यहाँ पे दिखा दिया आपको। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, ये चार्ज है और यहाँ पे लिख सकते हैं A डज नॉट इक्वल टू 0, यानी एक्सीलरेशन 0 नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रोड्यूस कर रहा है वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड EMW। इस चीज को आप नोट करें। ये था आपका इफेक्ट ऑफ चार्ज। चलिए थोड़ा हम टाइप्स देख लेते हैं। चार्ज के बारे में तो हम लोग स्टडी कर लिए, अब इसका थोड़ा हम लोग टाइप्स देख लेते हैं, इसको थोड़ा हम लोग समझते भी हैं। देखो बच्चों, जब हम लोग टाइप्स की बात करते हैं ना चार्ज की, तो कुछ कुछ बच्चे के दिमाग में ये भी चलता है कि न्यूट्रल भी तो चार्ज ही है। नहीं, न्यूट्रल चार्ज नहीं होता, चार्ज 2 ही होता है। और ये कैसे कैसे आया उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे सोचेंगे। इसका बहुत सारी कहानी है, वो हम लोग को पढ़ना नहीं है, बट यहाँ पे हम थोड़ा बता देते हैं 2 मिनट में, है ना। सबसे पहली बात, थेल्स नामक कोई साइंटिस्ट था, उन्होंने देखा कि एक ग्लास रड लिया, है ना, क्या लिया, ग्लास रड। ग्लास रड लिया और ग्लास रड को उन्होंने रब्ड किया, किसके साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ उन्होंने रब्ड किया। जब ग्लास रड को सिल्क क्लॉथ के साथ उन्होंने रब्ड किया तो उसमें एक प्रॉपर्टी आ गया, और वो प्रॉपर्टी कैसा था, वो स्मॉल पीस ऑफ पेपर के छोटे छोटे टुकड़े को अट्रैक्ट कर रहा था। जैसे यहाँ पे हम लोग ये ग्लास रड बना लिए हैं,
यहाँ पे हैंग करा देना, ये ग्लास रड है आपका, है ना। इसके पास प्रॉपर्टी आ गया, और ये छोटा छोटा क्या है, ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर है। जैसे ये ग्लास रड है ना, इसको रब्ड करके लाए तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट किया। क्या किया, अट्रैक्ट किया। तो हमको यहाँ पे बड़ी आश्चर्य हुआ कि इसको हम लोग सिल्क क्लॉथ में रब्ड किए, जैसे हम लोग ग्लास रड को लेके अपने कपड़े में रब्ड किए, तो उन्होंने क्या किया, ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। इसका मतलब इस ग्लास रड में ऐसा कुछ प्रॉपर्टी आ गया जिसकी वजह से ये छोटे छोटे टुकड़े को अट्रैक्ट किया, है ना। फिर इन्होंने क्या किया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, प्लास्टिक का रड लिया। क्या लिया, प्लास्टिक का रड, है ना, प्लास्टिक रड लिया, और फिर इसको उन्होंने क्या किया, सिल्क क्लॉथ में रब्ड किया, और फिर सेम टू सेम फेनोमेना इसको देखने को मिला। यहाँ पे ये प्लास्टिक का रड है ना, और यहाँ पे ये छोटे छोटे क्या है, पेपर का छोटा छोटा पीस है, इसको भी क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया। इसको बड़ी आश्चर्य हुआ। इन्होंने एक रूल बना दिया कि जब भी हम लोग ग्लास रड को या फिर प्लास्टिक रड को रब्ड करते हैं सिल्क क्लॉथ में, तो रब्ड करने के बाद हम लोग स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास ले चलते हैं, तो उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। कहने का मतलब इसमें एक प्रॉपर्टी आ जाता है, और प्रॉपर्टी कैसा, अट्रैक्ट करने का। उस प्रॉपर्टी का ही नाम चार्ज दिया, लेकिन अभी तक इसके दिमाग में क्या चला, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन बात तब बिगड़ी, कब, जब इन्होंने दो ग्लास रड को रब्ड करने के बाद आपस में नजदीक लाया। देख लेते हैं। इन्होंने क्या करा, ग्लास रड लिया और दूसरा भी ग्लास रड ले लिया, है ना, और दोनों को रब्ड करने के बाद नज़दीक लाया। जैसे ही नज़दीक लाया, ये इसको इधर फेंका, ये इसको इधर फेंका, तो यहाँ पे देखने को मिला रिपल्सन। ये बड़ी आश्चर्य की बात थी। अभी तक तो उन्होंने देखा कि सिर्फ अट्रैक्शन हो रहा था, बट यहाँ पे क्या हो गया, रिपल्सन। कहने का मतलब ये प्रॉपर्टी में दो तरह की बात है, या तो अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। हाँ, यहाँ पर रिपल्सन हुआ, लेकिन जब उन्होंने एक ग्लास रड लिया और एक प्लास्टिक रड लिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अट्रैक्शन हुआ। तब जाके इनके दिमाग में ये बात अटका कि चार्ज का दो प्रॉपर्टी होता है, या तो अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। चार्ज अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है, ठीक है। तो फिर उसका नाम के पीछे हम लोग आए, तो नाम खोजते 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 हम लोग थक गए, फिर मैथ में जा पहुंचे। अब होता क्या था, एक ग्लास रड है और एक प्लास्टिक रड है, दोनों चार्ज है, और दोनों को आपस में लाए, दोनों अट्रैक्ट हो गया और इसका प्रॉपर्टी गायब हो गया। तो ऐसा क्या नाम दें, ये है तो दोनों में, लेकिन जैसे ही एक साथ हुआ उसके बाद से प्रॉपर्टी ही गायब हो गया। तब इसके दिमाग में आया कि हम लोग मैथ में चलते हैं, और मैथ में ऐसा कुछ होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। जैसे कि अगर आप लोग +2 और -2 को जोड़ते हैं तो क्या आता है, 0। ये है पॉजिटिव और ये है निगेटिव। तो +2 और -2 को जोड़ने के बाद आता है 0। तो इस चीज को देखते हुए उन्होंने इसका नाम दे दिया पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। और एक चीज और समझ में आया कि जब ग्लास रड को लाए तो रिपल्सन हुआ, प्लास्टिक रड को लाए तो रिपल्सन हुआ, लेकिन जब ग्लास रड और प्लास्टिक रड को लाए तो क्या हुआ, अट्रैक्शन। कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही तरह का है तो वहाँ पे रिपल्सन हो रहा है, और जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल लाए तो वहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये सब इसके प्रॉपर्टी में आ गया। एक ही तरह का होगा तो रिपल्सन, अलग अलग होंगे तो अट्रैक्शन। तो ये सब चीज़ को उन्होंने नोट किया और आगे चल के प्रॉपर्टी बना दी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड करके, तो आप लिख सकते हो
टाइप्स ऑफ चार्ज, क्या लिखोगे? टाइप्स ऑफ चार्ज। एक है आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है आपका निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, ये दो तरह के चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है और निगेटिव चार्ज में क्या होता है। तो पॉजिटिव चार्ज में हमने देखा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम था और इसमें क्या देखा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था। तो इस तरह से इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं, बगल में आप लोग भी लिख लीजिएगा। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन then the body is positively charged, then the body is positively charged। क्या देखा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम था तो वहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। इसी तरह से निगेटिवली चार्ज, जिसमें हम लोग क्या बोलेंगे, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन is greater than number of proton, then the body is negatively charged। क्लियर हो गया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम पड़ गया था और उसमें ज़्यादा हो गया। तो ये दो तरह के चार्ज होते हैं, उसको आप इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हो। कुछ बच्चे के दिमाग में जो चल रहा होता है न्यूट्रल, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो आप नोट करके लिख सकते हो। न्यूट्रल बाबू कोई चार्ज नहीं होता है ना, नोट करके लिख सकते हैं। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन is equal to number of proton, then the body is neutral, then the body is neutral। ये चार्ज नहीं रहा तो क्या हुआ, ये न्यूट्रल हो गया। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग अभी तक पढ़े कि चार्ज क्या होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का इफेक्ट क्या होता है, और फाइनली हमने पढ़ा कि चार्ज कितने तरह के होते हैं। ठीक है, इतना ही आज रहने देते हैं। बाबू आप लोगों को बता दें कि हमारे चैनल का नाम है एडुकॉन जी। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हम लोग वीडियो डालें तो आपको उसी समय इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। हम कंटिन्यूसली 3 दिन 4 दिन 5 दिन पे आप लोग को बता देंगे नेक्स्ट क्लास में कि कब कब हम लोग वीडियो डालेंगे, है ना। 1 बाय 1 करके हम लोग पूरा स्टडी कर लेंगे। हो सकता है तो हम लोग सेकेंड पार्ट भी शुरू कर लें, है ना। तो इस तरह से हम लोग चलेंगे। आप लोग इसको प्रेस कर लें और कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।